वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से कि सियासत में इस वक्त क्या गहमा गहमी चल रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और ये जस्टिस याहिया आफरीदी की तैनाती के बाद पहला इजलास था। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच फाइनली कायम कर दिया और जस्टिस याहिया आफरीदी के चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के बाद जुडिशल कमीशन का ये पहला इजलास था, जैसे मैंने पहले भी कहा, और जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच को कायम किया गया है। ये फैसला कर लिया गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर और फैसल चौधरी ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करके पार्लियामेंट हाउस में होने वाली कानून साजी पर भी मुशावरत की है और बातचीत की गई है कि आया कि आगे कैसे चलना है, मिलकर चलना है या फिर नहीं। जबकि पीटीआई रहनुमा फैसल चौधरी ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान और हम कानून साजी पर एक जैसा मौक़िफ़ रखते हैं। तो ये कुछ चल रहा है हमारी मुल्क की सियासी सूरत हाल में, इस पर हम बात करेंगे अब। बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरह आपने फैसल चौधरी साहब का नाम लिया तो फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इससे पहले कि हम मुलाकात के हवाले से आपसे पूछें, अब अमीनुद्दीन साहब को आईनी बेंच का सरबराह बना दिया गया है। एक तरफ वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उसके भी रुकन होंगे। आप ये कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस के बाद या फिर उनसे भी पावरफुल हो चुके हैं अमीनुद्दीन साहब? हाँ बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट को अदालत उज़्मा कहा जाता था, यानी सबसे बड़ी अदालत। तो अब अदालत उज़्मा में अदालत अरफा बना दी गई है, यानी वहाँ पे भी उनसे भी एक सुप्रीम कोर्ट बना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट बन चुकी है और अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो एक अच्छे जज हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने खुद को वोट दिया वो कंट्रोवर्शियल हो गए हैं। देखिए, एक अखलाकियात जो होती हैं वो बहुत बड़ी चीज़ होती है और ख़ासकर एक जज जो है और उनका अखलाकियात के साथ रहना जो है बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो ना भी देते तो 6 वोटें मिल जाती उनको, तो वो उन्होंने खुद को वोट देना मुनासिब समझा। ये नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तकाजा ये है ट्रांसपेरेंसी का, शफाफियत का और अखलाकियात का कि जब सब खुद को रिक्यूज करते और वहाँ पे जो मौजूद हजरात हैं वो उनके लिए वोट करते हैं। अब वो खुद ही अपने, इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी मुफादात का टकराव। आपने खुद को वोट दिया, वोट दे के आप वहाँ पे आईनी बेंच के सरबराह हो गए। हमारा तो मौक़िफ़ जो है बिल्कुल वाज़े है, ना हम उकला जो है 26वें आईनी तरमीम को तस्लीम करते हैं और जुडिशल हम इसको ये ना हम जुडिशल कमीशन को कोई आईनी इदारा समझते हैं, लेकिन क्योंकि ये जैसे भी आप कहें कि दोस्त के साथ ये तरमीम की गई, तो कानून तो है, कानून पे अमल दरामद तो करना पड़ता है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। लेकिन ये है कि जिस तरह से ये मामलात किए गए हैं ये बहुत ही अफसोसनाक हैं और इसके आपको आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और जनरल जो हमारा निज़ाम है। जी सही। फैसल साहब आप साथ ही रहे, हमें ज्वाइन किया है जहांगीर जंदूल साहब ने भी, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू दिस शो जहांगीर साहब। जैसे कि भी फैसल साहब ने फरमाया और यही कहा कि अब यही लगता है कि जो जस्टिस साहब हैं वो उनके जो इख्तियारात हैं वो थोड़े से कम हो गए हैं और उधर चले गए हैं। पहला इजलास हुआ 26वीं यानी तरमीम के बाद। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या ऐसा हो सकता है कि चीफ जस्टिस खुद नोटिस के बाद इसको कलअदम करार दे सकते हैं? नहीं, इस तरह नहीं। देखें, किसी चीज को अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखना बेंच बन गया है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, उस बेंच के पास जाएगा। अगर बेंच बनने से पहले कोई फुल कोर्ट बैठ जाती तो कोई इस तरह का डिसीजन आ जाता कि वो 26 जो अमेंडमेंट है उसको एग्जामिन करते तो ये सबसे बेहतर होता। लेकिन अभी देखें चीजें कॉम्प्लिकेट होती चली गई हैं और सुप्रीम कोर्ट की ऑलमोस्ट जितनी भी पावर थी वो एक सुप्रीम कोर्ट से पूरी से लेके एक बेंच को दे दी गई है। अब बेंच किस तरह आगे चलता है, वो बेंच का जो है वो 2 महीनों के लिए बनाया। अब इस 2 महीने में बेंच कौन से केस सुनेगा, फिर 2 महीने के बाद क्या होगा। तो मेरे ख्याल में 26वीं तरमीम के बाद ना एक जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आनी दरार पैदा हो गई है ना, तो ये इसका असर बड़ा देर पा होगा और देर तक रहेगा। जब हो सकता है इसमें सालों लग जाए सुप्रीम कोर्ट को वापस अपनी इंटीग्रिटी, वापस अपनी जो इंडिपेंडेंस है वो बहाल कराते बहुत टाइम लगेगा। अच्छा चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा। मुझे ये बताइएगा कि एक खत भी लिखा गया जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की जानिब से, और उस खत में यही कहा गया कि आप फुल कोर्ट बनाइए, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जितनी भी दरख्वास्तें उनको निपटाइए। अब जो तरमीम आ चुकी है उसके बाद क्या फुल कोर्ट बैठ के इसको निपटा सकता है?
देखिए फुल कोर्ट में तो अभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं अभी क्योंकि वो आईनी बेंच में का हिस्सा नहीं है। अब क्या वो यही बातें हैं जिसके ऊपर होमवर्क नहीं किया गया और तरमीम लाने से पहले ये जो बारीकियां हैं इनके ऊपर गौर नहीं किया गया और एक जिस तरह से रात भर में ये की गई और जल्दबाजी में सूरत में ये सारे मामला किए गए तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आएंगे। अब ज़ाहिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी जो है वो अमेंड कर दिया गया है और इस हुकूमत ने तो बिल्कुल जो अपनी लेजिस्लेशन की जो पावर है उसको सेल्फ सर्विंग की इंतहा कर दी है। यानी ये तो रबड़ स्टैंप से भी आगे कोई चीज चले गए हैं, बहुत ही लिक्विड हो गए और मतलब इस तरह से तो कभी कोई पार्लियामेंट नहीं चलती। और जिस तरह से इख्तियार सरेंडर कर दिए गए हैं पार्लियामेंट के और पार्लियामेंट मजहर है अवाम की उमंगों का, लेकिन क्योंकि ये अवामी उमंगों की मजहर पार्लियामेंट नहीं है, ये उनकी नुमाइंदगी नहीं करती, एक मखसूस ताकतवर तबके की नुमाइंदगी करते हैं और उसी को सर्विस दे रहे हैं। जिस तरह से ये पदों 1 मिनट के अंदर जो है ये सारी तरमीम की गई, एक्सटेंशन का एक दौर शुरू कर दिया गया, इससे इदारे कमजोर होंगे और उनका नतीजे पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान के मुल्क के लिए अच्छे नहीं होंगे। इदारा जाती मजबूती जो है नए लोगों के सामने से आने से होती है। दुनिया भर में एक्सटेंशन का कोई रवाज नहीं है और यही एक गलती पीटीआई से भी 2018 में हुई जब बाजवा को एक्सटेंशन दी गई। मैं समझता हूँ वो एक ऐसी गलती है कि उसके नतायज बहुत बुरे आए पाकिस्तान की जमहूरियत पे, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम पे। अभी हम जो इस हालात में जा रहे हैं ये उन्हीं का किया धरा है, बाजवा साहब की कारस्तानियां हैं और ये जो अभी टीम को मुसल्लत है कब्जा माफिया जो है ये भी उन्हीं की टीम है और वही लेके आए और पाकिस्तान को मुसल्लत कर दिया गया। तो इस चीज के हम तो इसमें बतौर शहरी, बतौर वकील, बतौर लॉ प्रैक्टिशनर तो बहुत ज्यादा परेशान भी हैं और इस निज़ाम को कैसे चलाया जाएगा डंडे के जोर पे। बर्मा से भी बुरा मुल्क है पाकिस्तान, 25 करोड़ की आबादी, अगर जमहूरी असूलों पे नहीं चलेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है फैसल साहब, आपकी ही बात को लेकर जहांगीर जदून साहब के पास जाऊंगी, उनसे इस चीज़ पर पॉइंट लूंगी कि अब क्या आईनी बेंच के जो फैसले होंगे उनको किसी फोरम पर चैलेंज किया जा सकेगा? ये देखें, यही दो हम रोना रो रहे हैं पिछले जब से 26 अमेंडमेंट आई है, इसमें ये भी क्लैरिटी नहीं है कि ये आईसीए किस तरह होगी और अभी जजों की तादाद भी उन्होंने बढ़ा दी है, तो ये बहुत अनसर्टेनिटी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जो इंडिपेंडेंस पे कदगन लगा गई 26 अमेंडमेंट के, इसके हल जब तक नहीं मिलता या इस तरमीम को फुल कोर्ट बैठ के एट द टच स्टोन ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या फंडामेंटल है जो कॉन्स्टिट्यूशन के उस पर नहीं परखा जाएगा तो उस वक्त तक जो है ना वो आगे मूव करने से हालात और खराब हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आप एक अदलिया जो बेसिक चीज है ना, ट्राइकॉटमी ऑफ द पावर है कि एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव और अदलिया ने अपने डोमेन में काम करना है, इसमें कोई शक नहीं है कि अदलिया की भी तारीख हमारे मुल्क में इतनी अच्छी नहीं है। पीछे आप देखें तो अदलिया ने भी बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस किया है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आधे घंटे में घर भेजा है जो भी कंडेमनेबल है और अदलिया वो एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बनी रही है। तो अदलिया को भी चाहिए कि अपने डोमेन में काम करें, वो उतनी वो रीच ना करें जितनी कि वो एग्जेक्टिव के हर काम को या तो स्टे कर देते हैं या जो है इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज देते हैं 2 मिनट में। तो इसीलिए फिर जब लास्ट टाइम जैसे काजी फईसा का दौर था तो उसने कहा जी पार्लियामेंट को सॉवरन करें, तो पार्लियामेंट इतनी सॉवरन हो गई कि पार्लियामेंट ने अदलिया की जो पावर है वो कर्टेल करनी और इनक्रोच करनी शुरू कर दी है। अब इस तरह का जब एक मतलब एक बैलेंस सही तरह मैनों में जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है उस तरह से क्रिएट नहीं होता ना, तो हमारे मुल्क के अंदर जो है ना ये एग्जेक्टिव, जुडिशरी, पार्लियामेंट ये काम चलता रहेगा और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो लॉस में है, वो अवाम है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो 25 करोड़ अवाम है। ये ना पॉलिटिशियन इस पे कोई लॉस में है, ना कोई इसमें जजेस है, ना जो उनसे करवाते हैं वो है। तो आप देखें ना, अगर आपने सारी पावर एग्जेक्टिव को दे दी है तो फिर तो एग्जेक्टिव का कोई ऑर्डर चैलेंज करेंगे वो सेटिस्फाइड हो जाएगा या सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो फिर एग्जेक्टिव के पास आपकी पावर होगी तो फिर जुडिशरी क्या करेगी? जुडिशरी तो फिर लोगों के फंडामेंटल राइट को गार्ड नहीं कर सकती। फिर आप जितना भी वायलेशन होगी फंडामेंटल राइट की उनको गार्ड करना बहुत मुश्किल है जुडिशरी के लिए। वो फिर लोगों को आप देखते हैं किस तरह उठा लिया जाता है, लोगों के साथ जो जुल्म ज्यादतियां होती हैं। तो जुडिशरी का यही काम होता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है सिटीजन के उनको प्रोटेक्ट करे। तो जुडिशरी उन राइट को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाएगी या नहीं कर पाएगी तो जुडिशरी का तो फिर रोल जो है वो खत्म होता नजर आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा फैसल चौधरी साहब, जिस तरह आपने एक्सटेंशन का खुद जिक्र किया था, ये कानून भी पास हो गया जिसमें मुद्दत मुलाजमत अब उसमें तोसी हो चुकी है, तो
کہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ 2025 میں اگر ایکسٹینشن کا معاملہ آتا پوری کی پوری پارلیمنٹ کو آپ کو انگیج کرنا پڑتا، اس وجہ سے انہوں نے 2 سال آگے بڑھا دیے، مطلب پوری اگر 5 سال کی بات کی جائے، اب 2027 میں ریٹائرمنٹ ہوگی آرمی چیف کی، تو مطلب آپ سے بھی جو معاملات تھے اگر اسٹیبلشمنٹ کے آپ کے جو بننے تھے وہ بھی آپ سے لے لیے گئے نا، مطلب کہ اگر 25 میں ایکسٹینشن ہوتی تو پھر لازمی بات ہے آپ کو پارلیمان کو متعید کرنا پڑتا۔ دیکھیے یہ 25 سے 27 کی بات نہیں ہے، بات لیجیٹمیسی کی، اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کام کرتے ہیں تو دیکھیے جب آیا تھا تو مثالیں موجود ہیں پیپلز پارٹی کے پاس، لیکن اس وقت پہ تمام ایک متفقہ آئین لایا گیا جس میں اس وقت کی جو حکومت تھی ہاں جی ٹھیک ہے چوہدری صاحب سے بنے گا، جی جی تو وہ چھوٹوں صوبوں کو ساتھ میں رکھا گیا، اور 78 کے آئین میں ایک گنجائش رکھی گئی ہر صوبے کے لیے بھی اور ہر فریق کے لیے، جس کی وجہ سے متفقہ اور آج تک وہ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو لائی گئی ہے، یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ دیکھیے جو فوج ہے وہ ہمارا سب کا ادارہ ہے، اور اس کے سربراہ جو ہے وہ اس ادارے کے نگران ہیں، اور ہم سب کے اس ادارے کے نگران ہیں۔ ہمارے لیے وہ جو پوسٹ ہے وہ بہت ہی ایک قابل احترام پوسٹ ہے۔ اس کا یہ تقاضا تھا کہ اس پہ ڈبیٹ کی جاتی اور اس کی جو ضرورت ہے اس کو جو ہے کیا جاتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس حکومت نے جان بوجھ کے اس جو معاملہ ہے اس کو متنازع ہے، اور اس کا جو الزام ہے وہ تاکہ کسی اور شخصیت پہ لگے اور یہ برجمہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ جس طرح سے یہ معاملات کر رہے ہیں، یہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ ہم سے پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے اور ہم تو بے بس ہے۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ یار جو ہے یہ سازش و شرارت میں پیش ہوتے ہیں، اور یہ پھر اداروں کی چپکی کا بھی باعث بنتے ہیں، ان کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں، اور ان کی کمزوری کا باعث تو بنتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا چوہدری صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کل آپ کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان سے، جس طرح غزل نے پہلے آتے ہوئے بتایا تھا انٹرو میں، اس ملاقات میں آپ دونوں جو رہنما تھے، 3 بھی تھے، اسد قیصر صاحب بھی تھے، آپ نے کس چیز پہ اتفاق کیا؟ یہ جو حالیہ قانون سازی ہو رہی ہے اس حوالے سے کیا موقف ہے آپ پی ٹی آئی کا اور جمعیت علماء اسلام کا؟ دیکھیے میں تو ایک کرٹسی کال کے لیے مولانا صاحب کے پاس گیا تھا۔ مولانا صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑا دیرینہ خاندانی تعلقات بھی ہیں، تو میں تو ان سے سلام بھی کرنے گیا تو ظاہر ہے جب مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوں، اسد قیصر صاحب بیٹھے ہوں، تو پھر سیاسی باتیں تو ہوتی ہیں۔ تو جو باتیں ہیں اس میں جو مولانا صاحب کا موقف جو ہے وہ پریس کانفرنس کے ذریعے آیا ہے، اور اس پریس کانفرنس کے میں جو انہوں نے باتیں کی انہوں نے وہی دہرائیں گے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جس طرح سے یہ ترمیم کی گئی ہے، یہ 26ویں آئینی ترمیم، کیونکہ ان کا جو 26ویں آئینی ترمیم کا جو کریڈٹ ہے وہ لیتے ہیں، تو کہ اس میں ہمیں اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، جو عدلیہ سے متعلق معاملات ہیں ان پہ ہمیں تو تحفظات ہیں۔ لیکن یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ اس بات کی غماز بھی ہیں کہ اختلافات بھی ہوں تو پولیٹیکل جماعتیں آپس میں بیٹھ بھی سکتے ہیں، بے ملاقات رہنی چاہیے۔ تضادات بھی ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ایک اعتماد کا ماحول، ایک نارملائزیشن کی طرف جو تلقیاں ہیں ان کو لے کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں مولانا صاحب نے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن اب مولانا صاحب فیصل صاحب مولانا صاحب خود ہی اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ عدالت سپریم کورٹ جائیں گے، درخواست دائر کریں گے، تعیناتی کے حوالے سے بھی وہ اس سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ ٹھیک سے نہیں ہوئی ہے چیف جسٹس کی، حالانکہ خود ہی وہ مرکز نگار رہے ہیں، ان کی رہائش کا ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ اب بلاول بھٹو بھی شکوے شکایات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مستقبل میں حکومت کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں اس کا فیصلہ کریں گے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ انگریزی میں کہتے ہیں شاٹ ان دا فٹ، یعنی اپنے قوم پہ خود کلہاڑی مار کے تو اب بات کرنا ہے۔ یہ جو سرنڈر کیے گئے ہیں، انگوٹھے لگائے گئے ہیں ان دونوں جماعتوں کی طرف سے، یہ ہانٹ کریں گے پاکستان کے نظام کو، پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کے عوام کو بہت دیر تک۔ ٹھیک ہو گیا فیصل چوہدری صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، تھینک یو سو مچ۔ ہو جائے گا صبح کی سوچ، ان کے ساتھ جہانگیر جدون صاحب آپ کا فیصل چوہدری صاحب جو کہ کل کی ملاقات تھی اس حوالے سے بھی بتا رہے تھے، اور خواتین و حضرات یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک نیوز بریک کا، نیوز بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔